हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपके पॉलिटिकल साइंस बीए फाइनल ईयर थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का जो है सेकंड टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने जो है पहला चैप्टर पढ़ा था भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में, जहाँ पे हमने इन दोनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, अंतर के बारे में पढ़ा था, इन दोनों में क्या क्या समानता है, हर छोटी से छोटी चीज़ जो है उस चैप्टर की हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, लेक्चर में डिस्कस की थी, जो दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे जो आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर देखने को मिलता है बीए क्लासेस के। तो इस वीडियो में हम जो है सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले जॉन लॉक के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किया है, उसके बेस पे आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत जानने से पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते कि वो कहाँ से थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। कई बार जो है 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। सबसे पहले आपको लिखना है कि जॉन लॉक का जन्म जो है 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के रिंगटन नामक स्थान में हुआ था। उनका जन्म एक वकील परिवार में हुआ था और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अलावा जो है शाफ्ट-सब्री ये एक व्यक्ति का नाम है के साथ जो है उनका 15 वर्षों तक काफ़ी अच्छा संबंध था। इसके अलावा जो है राजनीति की समस्याओं को हल करने के काल में उन्हें जो है फ्रांस और हॉलैंड जाना पड़ा, लेकिन कुछ निजी समस्याओं के चलते जो है जब इंग्लैंड में क्रांति हो गई तो इस कारण जो है 1683 में वापसी अपने इंग्लैंड की तरफ आना पड़ा और 1704 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उस वक्त जो है उनकी उम्र मात्र 72 साल की थी। तो ये उनके जीवन के बारे में था। थोड़ा बहुत इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। फिर उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो है कौन कौन सी किताबें लिखी थी। और पहली किताब है अ लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में लिखी थी। इसके बाद जो दूसरी किताब है अ ट्रीटाइज़ ऑन गवर्नमेंट 1690 में ये किताब लिखी थी। मानव समझौते संबंधी निबंध 1690 में लिखी थी। इस इसके बाद जो किताब लिखी थी वो थी सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन और लास्ट में किताब लिखी थी कैरोलिना का मौलिक संविधान। ये किताबें आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि कई बार 2 नंबर का एचपीयू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉन लॉक थे उनकी किताबों के बारे में बताइए या फिर उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जो जिन्होंने जॉन लॉक के जीवन पे प्रभाव डाला, और इन परिस्थितियों के चलते क्या कर दिया जॉन लॉक ने जो है मानव अधिकारों का सिद्धांत दे दिया या मानव जीवन के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दे दिया। तो जॉन लॉक के जीवन पर जो पहला प्रभाव डालती है उस समय की राजनीतिक विचारधारा, तत्कालीन विचारधारा का उन पे जो है पहला प्रभाव पड़ा। दूसरा हो गया क्रामवेल का शासन। एक प्रकार का ये शासन था जैसे संसदीय शासन प्रणाली या जो आज की डेट में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक, संघात्मक, उस प्रकार की एक शासन प्रणाली थी। क्रामवेल का शासन, इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। फिर हो गया गृह युद्ध, शाफ्ट-सब्री के साथ उनके जो 15 वर्ष का संबंध था। और इसके अलावा जो है यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति हुई थी, उसका जो है उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और जब जॉन लॉक इस क्रांति से प्रभावित हो गए उसके बाद जो है मिल्टन और दूसरे जो यहाँ पे बात की गई वो है फिल्मर, वो भी जो है काफ़ी हद तक इस विचारधारा से प्रभावित हुए। अब बात करते हैं जॉन लॉक के सिद्धांतों के बारे में। जॉन लॉक के सिद्धांतों में कानून, प्राकृतिक कानून को जानने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रकृति की शरण में प्राकृतिक कानून के अंतर्गत मनुष्य जो है भोगता है। ऐसे अधिकार जो प्रकृति हमें देती है और उस पर जो है प्राकृतिक कानून का नियंत्रण होता है, या प्राकृतिक कानून के दायरे में रहकर हम उन अधिकारों का उपभोग करता है। तो उन अधिकारों को क्या बात की गई है, प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। फिर इसके बाद बात करता है प्राकृतिक कानून किसे कहते हैं। प्राकृतिक कानून देखिए, जब मनुष्य को ये अधिकार दिए गए हैं तो मनुष्य का जन्म जो है प्रकृति की शरण में हुआ है
और वह जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकारों को प्रकृति में रहकर भोगता है। ऐसी स्थिति में इन अधिकारों के पीछे कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है जिसके द्वारा जो है आम जनमानस पर नियंत्रण रखा जा सके, परंतु इन अधिकारों के पीछे प्राकृतिक कानून होता है। इन अधिकारों के पीछे कोई जो है सर्वोच्च शक्ति नहीं है। जो सर्वोच्च शक्ति है वो है प्राकृतिक कानून। और प्राकृतिक कानून क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य प्रकृति की अवस्था में रहकर अधिकारों को भोगता है और विवेक इस कानून का सर्वोच्च रूप है। प्राकृतिक कानून का सर्वोच्च रूप किसे कहा जाता है? हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछे, एसपीयू मंडी में, एसपीयू में वन लाइनर नहीं आते हैं, हो सकता है आपसे पूछे कि प्राकृतिक कानून का सर्वोच्च रूप किसे कहा जाता है। तो आपको बता देना है कि मानव के विवेक को जो है प्राकृतिक कानून का सर्वोच्च रूप कहा जाता है, जिस कारण जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर हानि नहीं पहुंचाता। अब देखिए इसका मतलब क्या है। प्राकृतिक कानून प्रकृति के दायरे में रहकर जो काम करता है उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहता है। जिन अधिकारों को भोगता है उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अब देखिए इन अधिकारों के पीछे सर्वोच्च शक्ति नहीं, केवल प्रकृति की शक्ति है। और वो शक्ति कौन सी है? मानव का विवेक। मानव अपने विवेक के आधार पर जो है अधिकारों को भोगता है। कोई ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे जो है दूसरों के अधिकार, स्वतंत्रता या फिर जीवन या उसकी संपत्ति का जो है नुकसान हो। तो ऐसी स्थिति की प्राकृतिक कानून में बात की गई है। अब बात करते हैं अधिकारों को। जो अधिकार है इन्हें जो है 3 तरह में बांटा गया है। पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अधिकार क्या बात की गई है? संपत्ति का अधिकार। तो चलिए इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करता है। सबसे पहले बात की गई है जीवन जीने का अधिकार। जीवन मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। प्राकृतिक अवस्था में रहकर जो है व्यक्ति को न्यायोचित ढंग से जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के अलावा उसे जो है अपने जीवन की रक्षा के लिए जो है कदम उठाने का भी अधिकार है। देखिए जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है, प्राकृतिक अवस्था में जन्म हुआ है, तो सबसे पहले उसे अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। जीवन यापन किस ढंग से करेगा? न्यायोचित ढंग से वो जीवन यापन करेगा और जीवन यापन के अलावा अपने जीवन की रक्षा करना जो है उसका इसी अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। फिर दूसरा बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार के अलावा मनुष्य को जो है प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का जो है अधिकार मिला है। वो प्राकृतिक कानून के दायरे में रहकर जो है प्रत्येक कार्य करता है। प्राकृतिक कानून वो कानून है जिसका हमने विवेक से जिसे रिलेट किया था कि मानव विवेक से इसका संबंध है, जिसमें जो है दूसरों को हानि पहुंचाना गलत माना गया है। दूसरों के अधिकारों का हनन करना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत माना गया है। फिर तीसरा बात करता है कि संपत्ति का अधिकार। लॉक का मानना है कि समाज में प्रवेश करने का उद्देश्य मनुष्य का है केवल और केवल संपत्ति की सुरक्षा करना। जॉन लॉक के अनुसार ईश्वर को जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए ईश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई है उनका उपयोग करना मनुष्य का अधिकार व स्वतंत्रता का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे संपत्ति किसे माना गया? संपत्ति उन सब वस्तुओं को माना गया है जो ईश्वर ने बनाई है। जब मनुष्य इनका उपयोग करेगा तो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उसका क्या होता जाएगा? इन पर स्वामित्व। अब देखिए स्वामित्व सामूहिक कौन सा होता है, व्यक्तिगत कौन सा होता है? सामूहिक स्वामित्व वो होता है जहाँ पर मिलकर जो है लोग वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, मिलकर जो है किसी काम को करते हैं और जो उन्हें उस काम का फल मिलता है उस पर उनका सामूहिक जो है स्वामित्व माना गया है। लेकिन व्यक्तिगत स्वामित्व के विषय में जो है साइबन ने कहा है कि जो चीज़ मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त की है उस पर जो है उसका प्राकृतिक अधिकार है। शारीरिक श्रम के आधार पर जिस चीज़ को मनुष्य ने प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। तो ये 3 प्रकार के अधिकार थे जिसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार की बात की गई है। अब इन अधिकारों में कुछ असुविधाएं थी। पहला था निश्चित और स्पष्ट कानून का अभाव। अब ये निश्चित और स्पष्ट कानून का अभाव क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बात की गई है कि केवल और केवल जो है प्राकृतिक दायरे में प्राकृतिक कानून के अनुसार मनुष्य काम करेगा। और ये बात नहीं की गई कि वो प्राकृतिक कानून कौन सा है। जो उन्होंने बात की है प्राकृतिक कानून के बारे में वो रिलेट किया है मानव के मस्तिष्क से या मानव के विवेक से। दूसरी बात की गई न्यायिक सत्ता का अभाव। अगर झगड़े हो गए ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को जो है न्याय दिलाने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई न्यायिक सत्ता नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों में जो है प्राकृतिक अवस्था में दिए जाने वाले अधिकारों के विषय में आपको न्याय दिलाए। और तीसरी बात की गई है दंड देने के लिए जो है
शक्ति का अभाव है। कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं है इन अधिकारों के पीछे, शक्ति है केवल मानव विवेक। मानव विवेक के आधार पर जो है दंड नहीं दिलाया जा सकता। अब बात करता है इसकी आलोचना क्यों की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूनिट से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाला है अपने एग्ज़ाम में। तो जो पहला आलोचना का आधार माना गया कि प्राकृतिक अवस्था ना तो ऐतिहासिक है ना ही प्राकृतिक है। उनका मानना है कि प्राकृतिक जो अधिकार है वो प्राकृतिक अवस्था में दिए गए हैं और ऐसी अवस्था जिसका संबंध जो है इतिहास से है। लेकिन जो जॉन्स है एक ये जो है राजनीति विज्ञान हुए हैं, इन्होंने माना है कि मनुष्य जो है उस अवस्था में वैसे ही संगठित रहता था जैसा आज के समाज में संगठित रहता है। तो इस बेस पे उन्होंने जो है इस अधिकार का पूरी तरह आलोचना की है, क्रिटिसाइज इसे किया है। दूसरा क्या, राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन है। राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन क्यों है? क्योंकि ये जो प्रकृति की शरण में रहकर अधिकारों का उपयोग करता है। राज्य के बारे में जॉन लॉक ने कहीं बात नहीं की है। तो जब राज्य ही नहीं होगा, जब एक संगठित समाज ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य का क्या फ़ायदा उन्हें अधिकार देके, वहाँ केवल और केवल अधिकार अर्थहीन बनता है। इस बेस पे जो है इसकी आलोचना की जा सकती है। तीसरा हो गया, संपत्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं है। पहली बात की गई है कि संपत्ति वो सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग जो है मनुष्य अपनी जीवन यापन के लिए करता है। ये बात इसमें की गई है कि संपत्ति का संबंध जो है उन वस्तुओं से है जो मानव जीवन के लिए सहायक है, मानव जीवन के निर्वहन के लिए सहायक है। और दूसरी बात की गई है कि जो संपत्ति है केवल और केवल धन दौलत, ये सब संपत्ति का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। संपत्ति को क्या बोला गया है, वो वस्तुएं जो मनुष्य जीवन के लिए सहायक है। तो उन वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करेगा, अहिंसा की नीति को अपना सकता है। और जब अहिंसा की नीति अपनाएगा, मार काट होगी या फिर लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसी स्थिति में जो है हमारे पास स्पष्ट कानून नहीं है जो कि हमें जो है न्यायिक सत्ता प्रदान करे। तो इस बेस पे जो है इसकी आलोचना की गई है। फिर लास्ट हो गया विरोधाभास। विरोधाभास संपत्ति का, एक तरफ जो है संपत्ति को अलंघ्य मानना है, दूसरी तरफ जो है राज्य के लिए संपत्ति को नियमित मानना है। अब देखिए संपत्ति की जो मैंने अर्थ यहाँ पे बात की है, अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? पहला क्या बोला गया कि इसका अलंघ्य मतलब जो है इसका उल्लंघन करना है, कि संपत्ति का अधिक संपत्ति हमारे जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहकर संपत्ति का कोई रोल नहीं है। संपत्ति का अधिकार या फिर संपत्ति की रक्षा करना ये अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है विरोधाभास उत्पन्न हो गया और जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो जॉन लॉक ने अधिकार दिए हैं प्राकृतिक अधिकार, उनकी आलोचना की जा सकती है। तो असुविधाएं जो है इसे भी आप जो है क्रिटिसिज्म में नोट कर सकते हैं। निश्चित कानून का अभाव, न्यायिक सत्ता का अभाव, और लास्ट जो बात की है दंड देने के लिए जो है शक्ति का अभाव है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये आपके साथ डिस्कस करना था। ये टॉपिक पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए BA क्लासेस, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर NEP 2020 लागू हुई है, फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की इसी तरह की आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो मिलता है मेरे अगले वीडियो में।